video we are going to learn, revise or read chapter number 8 of class 11, the cell, the unit of life for the need purpose. सब तरीके से क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं एनसीईआरटी की लाइन से, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, याद करेंगे, ट्रिक्स एंड टिप्स याद करेंगे, ठीक है। और जितने भी साइंटिस्ट के नेम है, टर्मिनोलॉजी है, वो सब याद करेंगे। और एंड में जो भी वीडियो के एंड में या फिर लास्ट पार्ट जो होगा हमारी वीडियो की, तो पार्ट्स में होगी या फिर एक ही पार्ट में होगी, वो टाइम लाइन के हिसाब से हम डिस्कस कर लेंगे। पर जो एंड पार्ट होगा ना, उसके अंदर हम जितने भी साइंटिस्ट के नेम आए हैं और जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, उसको एक बार वापस रिवाइज करते हुए समअप करेंगे। इस वीडियो के बाद आपका कोई भी चीज़ जो है ना, वो इस चैप्टर की छूटेगी नहीं और याद भी कम्प्लीटली हो जाएगी अगर इसको हम ढंग से देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और एनसीईआरटी के पैराग्राफ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग, इसके लिए आपको अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठनी है, भले ही ब्लैंक है, बट एनसीईआरटी में आपको सिर्फ देखते जाना है और इसको सुनते जाना है। यू विल बी डन विद दिस चैप्टर आफ्टर दैट। When you look around you see both living and नॉन लिविंग थिंग्स। जब आप अपने आसपास देखते हैं तो आपको लिविंग भी दिखाई देती है और नॉन लिविंग थिंग्स भी दिखाई देती हैं। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योर सेल्फ व्हाट इज इट दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग और व्हाट इज दैट एन इनएनिमेट थिंग दैट डज नॉट हैव विच ए लिविंग थिंग हैज़। तो ये आपको वंडर करता है, आश्चर्यचकित करता है ये जानने के लिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो लिविंग को लिविंग बना रही है और इन एनिमेट मतलब कि नॉन लिविंग को नॉन लिविंग बना रही है। ऐसी क्या चीज़ नहीं है नॉन लिविंग के अंदर जिससे वो लिविंग नहीं है। ये द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ द सेल इन द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर क्या है कि प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल की प्रेजेंस होना सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये इसकी आंसर है, ठीक है। पर यहाँ से इस पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है सिर्फ कि व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आंसर आएगा द सेल, ठीक है। सेल, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल। सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल प्रेजेंट होगा। अगर सेल प्रेजेंट नहीं है तो उनको लिविंग नहीं माना जाएगा। हालांकि इसका एग्जेप्शन जो है वो वायरस है, मतलब वायरस नॉन लिविंग लिविंग के मतलब इसके बारे में साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। अभी स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर के बारे में अराउंड बात करते हैं, है ना। तो सम आर ऑफ कंपोज ऑफ सिंगल सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, मतलब उनके पास एक ही सेल है, एक ही तरह का नहीं, एक ही सेल है, तो उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जबकि कुछ होते हैं वो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अभी सेल तो पढ़ रहे हैं हम, पर व्हाट इज़ अ सेल, सेल क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं हम। Unicellular organisms are capable of first independent existence and second performing the essential function of life। ठीक है। अब ये जो लाइन है इससे आराम से बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट बेस्ड। सबसे पहले क्या बन सकता है स्टेटमेंट फर्स्ट, unicellular organisms are capable of independent existence। Statement 2, unicellular organisms are capable of performing the essential function of life। तो दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे इसमें सही होंगे। अगर इसके जगह स्टेटमेंट चेंज कर देता है और स्टेटमेंट ये देता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है unicellular organisms are capable of independent existence और unicellular organisms are not capable for performing the essential function of life। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सारे एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ ये परफॉर्म कर सकते हैं, भले एक ही सेल है पर वो सारे फंक्शन एसेंशियल फंक्शन है जो लाइफ के वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर इनकेपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस और दे आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है कि दे आर इनकेपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस एज वेल एज इनकेपेबल फॉर परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। स्टेटमेंट सही कब होंगे, जब एक्सिस्ट कर सकते हैं वो इंडिपेंडेंटली और सारे जो एसेंशियल फंक्शन है लाइफ के वो परफॉर्म कर सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं एनीथिंग लेस देन एज कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अब सेल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, पर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए, तो वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब कि हमें अगर वो फ्रीली ऐसे नहीं मिलते, अगर वो फ्रीली एग्जिस्ट करते तो उनको वैसे यूनिट लाइफ कर देते,
पर नहीं कर रहे हैं, वो सेल के अंदर ही अपना काम कर सकते हैं, सेल के अंदर ही इंडिपेंडेंटली सेल के अंदर ही लीव कर सकते हैं। वो इंडिपेंडेंटली सेल के अलावा लीव कर ही नहीं सकते। तो जो भी इससे छोटा कम स्ट्रक्चर होगा सेल का, तो डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। हैंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि जो फंडामेंटल, व्हाट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर या फंडामेंटल यूनिट, स्ट्रक्चर भी यही है और यूनिट भी यही है फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म, तो उसे सेल कहते हैं। एनीथिंग लेस देन, और सेल से छोटी चीज़ कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले सेल को देखा था और डिस्क्राइब भी किया था, एक लिविंग सेल को। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड द इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। तो जैसे ही इन्वेंशन हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, सबसे पहले माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी से क्या हुआ, और भी ज़्यादा स्ट्रक्चर डिटेल में देखे जा सके सेल के, और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ सेल के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको याद करने का तरीका क्या है, फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम आ चुका है, या दो साइंटिस्ट का नाम आ चुका है, इनको याद रखना है। फर्स्ट क्या है, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, मतलब कि आंट, इसको याद करने का तरीका है कि आंट ने सबसे पहले सेल को देख लिया। आंट जो थी ना चींटी, वैसे तो उसकी आंखें बहुत कमज़ोर होती है, पर उसने सबसे पहले सेल को देख लिया। मतलब मैं, दिस इज़ नॉट अ fun of making fun of the scientist, but this is a trick for learning the name of scientist. So we all respect the scientist, but for the trick we can use the funny words. तो जो एंट ने सबसे पहले सेल को देखा, लिविंग सेल को देखा, क्योंकि एंट लिविंग है तो उसने लिविंग सेल को देखा। तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सेल को देखा और उसको डिस्क्राइब भी किया। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन जो थे, न्यूक्लियस जो होता है ना, उसको हम याद करने के लिए सकते हैं, न्यूक्लियस जो होता है वो ब्राउन ब्राउन कलर का होता होगा। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कराई। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये इसको याद रखने की। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट के नाम हमने याद किए यहाँ से, लास्ट पे सबमिट करते वक्त भी इनको वापस से रिवाइज कर लेंगे हम। तो इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप की वजह से, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से हमने सेल के बारे में अच्छे से डिटेल कर पाए। ठीक है, अब सेल थ्योरी की बात करते हैं। इन 1838 मैथ्यूस श्लीडन, ए जर्मन botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of the plant. तो 1838 के जो बोटनिस्ट थे, जर्मन बोटनिस्ट, तो मैथ्यूस श्लीडन, मैथ्यूस क्या होती है, एक वेजिटेबल होती है, तो इसे याद रखेंगे बोटनिस्ट थे। तो ये बोटनी में आती है। तो मैथ्यूस श्लीडन जो थे 1838 के, इन ईयर भी याद रखना है, जर्मन बोटनिस्ट भी याद रखना है, उनका नाम भी याद रखना है। ठीक है, इन्होंने क्या करी, बहुत सारे प्लांट्स के बारे में उनको एग्जामाइन किया, उनके बारे में उन्होंने उनको देखा, जाना, समझा। ठीक है, और उनको ऑब्जर्व किया कि जो सभी प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं। अब ये सेल जो है वापस में मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। एट अबाउट द सेम टाइम, और इसी टाइम पे 1839 है ना, एक साल के गैप में, श्वान नाम के एक साइंटिस्ट थे, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ये भी याद रखना है, श्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। इन्होंने अलग अलग टाइप के एनिमल सेल्स के बारे में स्टडी की, और इन्होंने बताया कि जो सेल्स होते हैं ना, उनके ऊपर एक थिन आउटर लेयर होती है, जिसे हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। मतलब कि इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम नहीं दिया था, इन्होंने एक आउटर लेयर बताई थी सेल के ऊपर, जो हर सेल के ऊपर होती है, एक पतली थिन होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे सकता है कि जो एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि श्वान जो थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, उन्होंने क्या बताया कि जो सेल्स होते हैं ना, उनके ऊपर थिक आउटर लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अगर ये स्टेटमेंट दे देता तो स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि थिन होती है, थिन पतली। ठीक है, इसको याद रखना है हमें, थिन होगी, थिक नहीं होगी। यहाँ से बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है। तो श्वान जो थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, उन्होंने अलग अलग टाइप ऑफ एनिमल सेल्स पे स्टडी की, और उन्होंने बताया कि जो सभी सेल्स होते हैं ना, उनके ऊपर एक पतली लेयर, थिन लेयर होती है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कहते हैं, इन्होंने नहीं बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नाम से, आज हम इसको जानते हैं। ठीक है, नाम इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने जरूरत तो सही प्लांट्स के बारे में स्टडी करने चलेगा भैया। तो he also concluded based on his studies on the plant tissue that the presence of cell wall is a unique character of the plant cells. तो इन्होंने बताया कि भाई प्लांट्स के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही सही, और उसके अलावा इनके प्लांट्स के ऊपर क्या है, सेल वॉल भी है। तो सेल वॉल के बारे में भी श्वान ने बताया कि जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर क्या होती है,
प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल होती है, ये इसका यूनिक कैरेक्टर है प्लांट्स का, प्लांट सेल्स का. ऑन द बेसिस ऑफ दिस Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स. तो इन्होंने क्या दिया, श्वान ने एक हाइपोथेसिस दी कि जो एनिमल्स और प्लांट्स है ना, उनकी बॉडीज़ जो है ना वो सेल्स से मिलकर बनी होंगी या सेल्स का प्रोडक्ट होगी. ठीक है, तो ये श्वान ने ये ज़्यादा अच्छे से प्रपोज किया इन्होंने इनकी बातें जो थी. और श्लीटर ने भी तो बताया था कि भाई जो सेल्स है ना बहुत सारे सेल्स के बारे से मिलकर बनी हुई है प्लांट्स की बॉडी. ठीक है, और इन्होंने फिर प्लांट्स के बारे में बताया था कि जो प्लांट्स है ना उनकी बॉडी जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है जो टिश्यू बना रहे हैं. पर इन्होंने क्या बताया श्वान ने कि इन्होंने कंक्लूड किया एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की बॉडी के बारे में, ये दोनों के दोनों जो है ना वो कंपोज्ड ऑफ सेल्स और सेल्स प्रोडक्ट्स से मिलकर बने हुए हैं. ठीक है, तो श्वान ने तो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के बारे में बताया था, और श्लीटर ने जो था ना वो सिर्फ प्लांट्स के बारे में बताया था. पर चूँकि श्लीटर ने 1 साल पहले ही बता दिया था तो श्लीटर का नाम भी आना ज़रूरी है, क्योंकि श्लीटर ने सबसे पहले बताया कि जो प्लांट्स की बॉडी है ना वो सेल से मिलकर बनी होती है. ठीक है, और श्वान ने भी बताया प्लांट्स और एनिमल्स. श्वान की थोड़ी थोड़ी बेटर थी, पर श्लीटर ने दी थी. श्लीटर की देख के भी थोड़ी कॉपी करके श्वान दे सकते थे. तो श्लीटर और श्वान दोनों को जो है ना दोनों ने मिलकर जो है वो सेल थ्योरी दी. दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड. इस थ्योरी का जो वो था ना एक एक्सेप्शन कह सकते हैं हम, इसकी कमी कह सकते हैं. वो क्या थी कि इस थ्योरी ने नहीं बताया था कि नए सेल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, नए सेल्स कैसे बन रहे हैं. तो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि एक तो ये क्वेश्चन आएगा इस पैराग्राफ से किसने सेल थ्योरी दी, तो दोनों का नाम आएगा, श्लीटर का भी नाम आएगा, श्वान का भी नाम आएगा. ठीक है, उसके बाद इसकी क्या कमी थी, उसकी कमी ये थी कि कैसे नए सेल्स बन रहे हैं इसके बारे में इस थ्योरी ने कोई जानकारी नहीं दी थी. यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है. अब रुडोल्फ विर्चो आते हैं. हमारे कौन से नंबर 5th नंबर के साइंटिस्ट का नाम याद करते हैं हम, रुडोल्फ विर्चो. रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया, 1855 है ना, इनके कितने साल बाद है ये, 16 ईयर्स के बाद. ठीक है, तो 1855 में आए. फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओमनी सेलुला ई सेलुला. इन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला मतलब कि जो पुराने सेल्स हैं ना उनसे ही नए सेल्स बन रहे हैं. सेल्स डिवाइड कर रहे हैं और नए सेल्स बना रहे हैं. दी एग्जिस्टिंग सेल्स जो है वो न्यू सेल्स बना रहे हैं डिवाइड करके. तो ये किसने कहा, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, रुडोल्फ विर्चो ने. ये क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर कहने वाले कौन से साइंटिस्ट हैं. या फिर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मतलब आंसर रुडोल्फ विर्चो होगा इन सभी क्वेश्चन का. फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आएगा कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर किसने कहा. फिर सेकंड क्वेश्चन आएगा कि जो एक्सेप्शन था ना सेल थ्योरी का, मतलब कि जो कमी थी वो किसने सुधारी, वो भी रुडोल्फ विर्चो ने सुधारी. उसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है कि सेल डिवाइड करके नए सेल्स बना रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल जो है वो डिवाइड करके नए सेल्स बनाने किसने कहा, रुडोल्फ विर्चो ने कहा. ये भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो 3 क्वेश्चन इस उससे लाइन से बन सकते हैं. ये मतलब एक ही आंसर होगा इनका. He modified the hypothesis of Schiller and Schwann to give the cell theory a final shape. Cell theory as understood today is. अब इन्होंने मॉडिफाई किया तो क्वेश्चन आ सकता है कि हु मॉडिफाइड द सेल थ्योरी ऑफ Schiller and Schwann, या हु मॉडिफाइड द सेल थ्योरी नॉर्मली. ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तो आंसर आएगा रुडोल्फ विर्चो. और हु गिव द सेल थ्योरी फाइनल शेप, ये भी आएगा तो रुडोल्फ विर्चो ही आएगा. ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से निकल रहे हैं. सेल थ्योरी को अब क्या आज कैसे समझा जाता है, क्या है आज की सेल थ्योरी की ऑल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, और जो सभी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलकर बने होते हैं. इन दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए कि सेल थ्योरी क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है. तो सेल जो होते हैं वो सभी सेल्स जो होते हैं वो सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सभी सेल से मिलकर बने होते हैं या सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं. और जो सेल्स हैं वो एराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, सभी के सभी. तो यहाँ पर से ये सब चीज़ होती है. अब हम 8.3 पैराग्राफ पढ़ेंगे. एक ओवरव्यू ऑफ सेल, सेल के बारे में, सेल क्या है, सेल की साइज़ क्या है, इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल टॉपिक को.
You have earlier observed cell is an onion in an onion peel and or human cheek cells under the microscope. Let us recollect their structure. The onion cell, which is typical plant cell, has a distinct cell wall and its outer boundary and just within the cell membrane. The cell of human cheek have an outer membrane as an delimiting structure of the cell. ठीक है, तो आपने जैसे पहले की क्लासेस में या पहले जो भी को आपने एक वो किया होगा ना एक्सपेरिमेंट, तो आपने माइक्रोस्कोप में देखा होगा एक ऑनियन पील के सेल को और एक ह्यूमन सेल को, ह्यूमन के चिक सेल को। तो हम जब ऑनियन क्या एक प्लांट है, तो प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, तो ऑनियन पील में भी क्या होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी। तो जो ओनियन सेल है ना, उसके अंदर तो क्या है, टिपिकल प्लांट है, उसमें क्या होगा, एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, आउटर बाउंड्री जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल होगी पहले, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी ओनियन पील के अंदर। पर जब ह्यूमन के चिक सेल की बात करते हैं तो उसके अंदर उसके जो है ना आउटर मेम्ब्रेन ही एक डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर है सेल का, मतलब कि उसके अंदर ना सेल वॉल होगी, ओनली क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। इनसाइड ईच सेल, दोनों के सेल के अंदर ही एक इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कैसा स्ट्रक्चर, दोनों के दोनों प्लांट सेल में भी होगा और एनिमल सेल में भी होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। कैसा है इसकी सेल मेम्ब्रेन, कैसी है, डेंस मेम्ब्रेन है। तो इनसाइड द ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन कैसी होती है, डेंस होती है, लूज होती है, तो डेंस होती है, ठीक है, ये भी याद रखना है हमें। दिस न्यूक्लियस कॉन्टेन द क्रोमोसोम, इस न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमोसोम होते हैं, विच इन टर्न कॉन्टेन द जेनेटिक मटेरियल, जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे डीएनए। तो डीएनए इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। दिस इज द क्वेश्चन, ये भी फॉर्म हो सकता है। Cell have membrane bound nuclei are called eukaryotic cells, whereas the cell lack of membrane bound nucleus are called prokaryotic cells. ये लाइन से आराम से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेटमेंट में बन सकता है कि स्टेटमेंट फर्स्ट है वो कि जो सेल्स होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई है उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है उसे यूकैरियोट कहते हैं। तो आप बताइए कि इसका आंसर सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर है बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। जो यूकैरियोट होते हैं ना, उनका न्यूक्लियस ही मेम्ब्रेन बाउंड होता है, एक अच्छे से वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स की जो न्यूक्लियस होता है ना वो लैक ऑफ मेम्ब्रेन होता है, तो उनके पर कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती। तो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है न्यूक्लियस किसका, प्रोकैरियोट्स का, और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस किसका होता है, यूकैरियोट्स का, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का एक फंक्शन बताइए दोनों में होगा, मतलब दो ऐसा फंक्शन जो बोथ प्रोकैरियोट्स में भी होगा और यूकैरियोट्स में भी होगा। तो क्या है वो फंक्शन, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म का प्रेजेंट होना। अब जो ये है ना साइटोप्लाज्म, इसके बारे में क्वेश्चन होता है, साइटोप्लाज्म कैसा है, फुल फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड है या फिर नॉन फ्लूइड है। तो सेमी फ्लूइड है, ये याद रखना है, सेमी फ्लूइड जो वर्ड है उसको अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुके हैं और आ सकते हैं। The cytoplasm is the main arena of cellular activities in both the plant and एनिमल सेल्स। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो व्हाट इज़ द मेन एरेना या मेन एरिया फॉर प्लांट और एनिमल सेल्स की मेन एक्टिविटी का कौन सा मेन एरेना है या एरिया है सेलुलर एक्टिविटीज़ का। तो साइटोप्लाज्म ही वो जगह जहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं प्लांट्स सेल्स की और एनिमल सेल्स की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस जगह पर प्लांट्स और एनिमल सेल्स की सभी एक्टिविटीज़ हो रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर। वेरियस केमिकल रिएक्शन ओकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। अब सेल है, इसको लिविंग स्टेट में रखना है, तभी तो लिविंग रह पाएगा। तो उसके लिए वेरियस रिएक्शन होती रहती है, केमिकल रिएक्शन। तो क्या केमिकल रिएक्शन होती है सेल के अंदर, यस, कहाँ पर होगी, साइटोप्लाज्म में होगी, यस होगी। क्यों होगी, क्योंकि सेल को लिविंग रखना है हमें। Besides the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structures called organelles. अब न्यूक्लियस के अलावा जो यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात नहीं हो रही है, यूकैरियोटिक सेल्स की बात हो रही है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में अदर जो
न्यूक्लियस के अलावा भी बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें ऑर्गेनल्स कहते हैं, लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। पर जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं ना वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, जैसे कि राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है ना वो बोथ यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट दोनों में पाए जाएंगे। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो होंगे ना वो सभी ऑर्गेनल्स जो होंगे वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। इसका एग्जांपल है क्या कहते हैं राइबोसोम। पर जो यूकेरियोट्स होंगे ना उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स तो होंगे ही सही ज़्यादा, पर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन सी है? राइबोसोम। ये याद रखना है, विच इज़ द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। आंसर आएगा राइबोसोम। पर विच आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। अभी क्वेश्चन दे देगा हमें बहुत सारा नंबर दे देगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया है ना, ये सब चीज़ दे दी। अब न्यूक्लियस दे दिया, ये सब न्यूक्लियस तो ऑर्गेनल है भी नहीं, न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस ही है ना। पर व्हाट आर द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दे दिए, व्हाट आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल दे दें, तो हमें उसने बहुत सारे दे दिए, उसमें पूछेगा वो कितने हैं इसमें मेम्ब्रेन बाउंड, तो हमें देखना है कौन कौन से होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। याद कर लेते हैं हम। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया तो हो गई सही भाई, माइक्रोबॉडीज़, माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइक्रोबॉडीज भी, माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोबॉडीज थोड़े मिलजुलते नाम है इसलिए मेम्ब्रेन बाउंड है, पता है एम में आ रहा है तो मेम्ब्रेन होना ही चाहिए। वैक्यूल अगर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो फिर कैसे काम करेगी? मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है इसमें फिर खाली जगह होती है अंदर, तो वैक्यूल में तो मेम्ब्रेन होना ज़रूरी है। लाइसोसोम मेम्ब्रेन होना ज़रूरी है, वरना अगर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो इसकी जो इसके एंजाइम्स है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम, वो सारे सेल को ख़त्म कर देंगे। जब इसकी मेम्ब्रेन टूटती तभी तो ये रिलीज होते हैं उसके डाइजेस्टिव एंजाइम, तो लाइसोसोम में मेम्ब्रेन होना ज़रूरी है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ई आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जी और ई, इन दोनों में भी होना ज़रूरी है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ठीक है, याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकेरियोट एज वेल एज प्रोकैरियोट। यूकेरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में पाए जाए राइबोसोम, पर ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। तो प्रोकैरियोट में तो पाए जाएंगे सही, पर यूकेरियोट में भी दे आर फाउंड। Within the cells, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles chloroplast in plants and mitochondria and on rough ER। तो ये सेल के अंदर तो पाए जा रहे हैं, पर राइबोसोम जो है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाए जाएंगे, सेल के अंदर तो है ही सही, सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाए जाएंगे, मतलब साइटोप्लाज्म में तो पाए जाएंगे ही सही, उसके अलावा दो ऑर्गेनल्स में और ये पाए जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में और रफ ER में। तो प्लांट्स में तो मतलब एनिमल्स में तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ER होती है। तो प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया और जो रफ ER होती है ना, उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट भी होता है। तो प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ह्यूमंस एंड प्लांट दोनों में प्रेजेंट होंगे, एनिमल्स प्लांट्स ह्यूमन जो भी सब में प्रेजेंट होंगे। और रफ ER, स्मूथ ER पे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं तभी तो उसको स्मूथ ER कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। पर अगर रफ है तो उसके अंदर जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो राइबोसोम यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन क्या होगा, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट या ऑन कर देते, इन भी होगा तो आंसर है फर्स्ट है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में तो होंगे ही सही। फिर साइटोप्लाज्म के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब में प्लांट्स एनिमल्स दोनों की बात कर रही है, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ ER और साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म से मिलता जुलता क्लोरोप्लास्ट पर किस में होता है, क्लोरोफिल वाला जो क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर होता है वो किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट्स में। ठीक है, तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, इसको याद रखना है। कहाँ कहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट ऑन ER रफ और साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया रफ ER में और क्लोरोप्लास्ट। Animal cells contain another non-membrane bound organelle which called centrosome which is helps in cell division। अब सेंट्रोसोम जो है क्या, सेंट्रोसोम इसके ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो एनिमल सेल्स ही कंटेन करते हैं। जो सेंट्रोसोम है वो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, और एनिमल सेल्स जो एक दूसरी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कंटेन कर रहे हैं उसका नाम क्या है, सेंट्रोसोम है, जो हेल्प करती है सेल डिवीज़न में। तो centrosome only
present in animal cell, ठीक है। सेंट्रोसोम is non membrane bound organ, ठीक है। अब एनिमल सेल्स कॉन्टेन अदर सेंट्रोसोम, ठीक है। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। सेल्स जो होते हैं ना वो अलग अलग साइज, शेप और एक्टिविटी के होते हैं, नहीं सारे सेल्स एक ही शेप, साइज और एक्टिविटी के, एक ही शेप के होंगे, एक ही साइज़ के होंगे और एक ही एक्टिविटी करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। डायग्राम दिए हुए हैं, इसकी डायग्राम भी देख लेंगे हम अभी। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोप्लाज्मा, द स्मॉलेस्ट सेल्स आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ, वाइल बैक्टीरिया कुड 3 से 5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल cells is the egg of ostrich. Among the multicellular organisms, human red blood cells are about 7.0 micrometer diameter. Nerve cells are some of the longest cells. Cells are vary greatly in the shape. They may also be disc shape, polygonal shape, columnar shape, cuboidal shape, thread-like shape, or even regular shape. The shape of the cell may vary with the function of they perform, ठीक है। तो अब जो सेल्स है ना, वो सेल्स जो है वो अलग अलग साइज़ के होंगे, अलग अलग शेप के होंगे, अलग अलग काम करने के होंगे। तो यहाँ से जो पैराग्राफ है ना, इससे खूब सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, भर भर के क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ स्मॉलेस्ट सेल, उसकी साइज़ बताइए। स्मॉलेस्ट सेल, या तो स्मॉलेस्ट सेल पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा कि स्मॉलेस्ट सेल की साइज़ क्या है। तो स्मॉलेस्ट सेल क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा से पता चला है माइक्रो बहुत छोटा है, तो माइकोप्लाज्मा, इसकी साइज़ क्या है? साइज़ है 0.3 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे कि बैक्टीरिया सेल की साइज़ क्या है? तो 3 से 5 माइक्रोमीटर, 3 से 5 माइक्रोमीटर, 3 से 5 माइक्रोमीटर। और माइक्रोप्लाज्मा की साइज़ 0.3 नहीं कि हम सोच लें कि हाँ 3 सेंटीमीटर तो 3 माइक्रोमीटर तो उसकी साइज़ है बैक्टीरिया का, स्मॉलर सेल की साइज़ भी 3 माइक्रोमीटर, नहीं, बैक्टीरिया सेल की साइज़ 3 माइक्रोमीटर है, पर जो अपना स्मॉलेस्ट सेल है ना माइक्रोप्लाज्मा, उसकी साइज़ है 0.3 माइक्रोमीटर, जो बहुत कम है 3 से, तो भाई ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट सेल बताइए। तो लार्जेस्ट सेल और लॉन्गेस्ट सेल में ध्यान रखना है। लार्जेस्ट सेल जो है, सिंगल सेल जो है, लार्जेस्ट सिंगल सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। और जो रेड ब्लड सेल है, आरबीसी, की साइज़ का डायामीटर कितना है? डायामीटर 7 माइक्रोमीटर। उसके अलावा लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में ध्यान रखना है। लार्जेस्ट तो क्या है? सबसे बड़ा, ऑस्ट्रिच सेल सबसे लंबा, नर्व सेल, याद रखना ये सब, नर्व एनर्वी सेल्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है। तो लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल, लार्जेस्ट सेल, एग ऑफ ऑस्ट्रिच हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हमने ये सब चीज़ें हो गई। सबसे छोटा माइक्रोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर का, फिर बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर के, नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लार्जेस्ट जो ऑस्ट्रिच का सेल, एग ऑस्ट्रिच का एग सेल, और ह्यूमन आरबीसी का साइज डायमीटर जो है वो 7 माइक्रोमीटर है। और जो सभी सेल्स होते हैं उनकी शेप और साइज जो होती है वो डिफरेंट होती है। डिस्क, कौन कौन सा शेप हो सकता है सेल का, याद रखना है। डिस्क लाइक, पॉलीगोनल हो सकता है, कॉल्यूमिनर हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, थ्रेड लाइक हो सकता है, इवन इरेगुलर, ये यहाँ से भी आराम से आ सकता है। हम सेल्स के जो स्ट्रक्चर है ना उनकी, मतलब ये जो डायग्राम दे रहा हुआ है 8.1, उसको देख लेते हैं। तो डायग्राम के अंदर देखते हैं, फर्स्ट जो है, फर्स्ट है आरबीसी का दे रखा है हमें, रेड ब्लड सेल्स। इसका क्या शेप है? राउंड और बाइकॉनकेव शेप है। कैसा शेप है? राउंड और बाइकॉनकेव शेप है। फिर सेकंड डब्ल्यूबीसी का शेप दे रखा है, ये कैसा? अमीबोइडल शेप है। अमीबोइडल मूवमेंट भी करता है ये वाइट ब्लड सेल्स का। थर्ड है कोल्यूमिनर एपिथेलियम का शेप लॉन्ग है और नेरो है। कॉलम के शेप के ना, कॉलम कैसा होता है? लंबा लंबा सा होता है, और नेरो होता है, पतला पतला सा, ठीक है।
उसके बाद ये क्या है, नर्व सेल दिख ही रहा है, ऐसे ब्रांच है, नर्व सेल को ब्रांच होना पड़ता है क्योंकि कंडक्शन ऑफ इम्पल्स करना है। फिर ट्रैकिड सेल से जो इलोंगेटेड है, और मीजोफिल सेल से जो राउंड और ओवल है। सबसे पहले कैसे कौन से सेल की बात करें हमने, आरबीसी के साथ। आरबीसी शेप एक तो राउंड है और बाइकॉन्केव शेप है। उसके बाद हम डब्ल्यूबीसी की बात की तो अमेगोइडल शेप है। उसके बाद हमने देखा क्यूबॉइडल शेप, सॉरी कोल्यूमिनार शेप, लॉन्ग और इलोंगेटेड कोल्यूमिनार शेप। उसके बाद नर्व सेल से जो ब्रांच है और लॉन्ग है। उसके बाद ट्रैकिड है, ये लंबा लंबा सा इलोंगेटेड है। ट्रैकिड याद रखना है, वापस आएगा इसका डायग्राम अगले चैप्टर में, एंटोमी में। और फिर मीजोफिल सेल से जो राउंड है और ओवल है, याद रखना है, मीजोफिल सेल। तो इसी से ये पार्ट फर्स्ट खत्म करते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल का, आधे घंटे का वीडियो हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो वेल।